नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का अर्थात कक्षा 10 का विषय हिंदी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए जो 2023 में जनवरी के स्टार्टिंग में होने वाले हैं या जनवरी में ही होगा, किसी समय हो, और अर्धवार्षिक परीक्षा जो इस समय बालक दे रहे हैं उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, और जिनका वार्षिक परीक्षा है 2023 में अर्थात बोर्ड का एग्ज़ाम है 2023 में, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ जो उसी बेस पर बोर्ड के द्वारा बनाए गए हैं। मॉडल पेपर टाइप है ये, तो आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि ये 70 नंबर का पेपर जो है आपका, जिस प्रकार से पेपर में आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है 70 नंबर के, उसी 70 मार्क्स के बनाए गए हैं उसी हिसाब से। और 30 नंबर तो आपका जो है प्रयोगात्मक परीक्षा के हिसाब से प्राप्त होता है आपको, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो आपको दिया जाता है वो 30 नंबर विद्यालय से प्राप्त होता है। बाकी 70 नंबर आपको खुद से करने पड़ते हैं। तो उसी 70 नंबर के हम मॉडल पेपर आपके सामने बहुत ही बेहतरीन ला चुके हैं। आप इसको पूरा देखिए, आपको बहुत ही इससे लाभ होगा। और एक एक प्रश्न का हम आपको जो है हल कराते चलेंगे, एक एक प्रश्न को सॉल्व कराते चलेंगे, सारे डाउट आपके दूर करते चलेंगे। तो मित्रों, इस पूरे जो है मॉडल पेपर के हल को ज़रूर देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा और अंत में अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया भी गया है कि नोट पहला में दिया गया है, प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड क व खंड ख। और आपको पता भी होगा मित्रों कि खंड क में हिंदी का पोर्शन आता है और खंड ख में जो है आपका संस्कृत का पोर्शन दिया होगा। खंड क में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने होंगे। लेकिन ये प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल बनाया गया है, तो इसमें 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आप MCQ बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। वो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 अंक के दिए गए हैं जो आपको OMR शीट पे भरने होंगे प्री बोर्ड के परीक्षा में। उसमें आपको OMR शीट मिलेगा। जिस प्रकार से कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं बच्चे तो गोला भरने वाला होता है, उसी प्रकार से इसमें आपको OMR शीट मिलेगा। उस OMR शीट में आपको जो है इस 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और आगे देखते हैं मित्रों, खंड ख में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर जो हैं उत्तर पुस्तिका पर देने होंगे। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि 20 अंक का तो OMR शीट पर हो जाएगा, लेकिन जो 50 अंक का पेपर है इसमें उसको आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखने होंगे। वो लिखित परीक्षा होगी 50 अंक की। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए, आपके सामने प्रश्न दिए हुए हैं। आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। और इसके ट्रिक भी हम पहले ही लगा दिए हैं ताकि आप तुरंत अपने बुक में टिक लगा लें या इसको अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो इसमें आपका उत्तर, सही उत्तर दिया हुआ है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका पूरा नाम आपको पता ही होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन जो है इन्होंने ही किया। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा आप लोगों का। दूसरा प्रश्न जो है आपका वो आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी के साहित्य इतिहास का जो है हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन है? साहित्य इतिहास के लेखक कौन है? इसको अलग अलग आप संधि विच्छेद करते हैं तो आसानी से बोल पाएंगे कि साहित्य इतिहास के लेखक कौन है हिंदी के। तो हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सही उत्तर है मित्रों आपका। आगे देखते हैं, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो उनका है छत्रसाल दशक। ये जो आपका घ वाला उत्तर है ये सही है। महाकवि भूषण की इसमें रचना रेणुका नहीं है, चिदम्बरा नहीं है, दीपशिखा नहीं है, छत्रसाल दशक है। आगे चलिए मित्रों, देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर दिए हैं कि ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता क्या है? तो वो जो है आपका सही उत्तर है ग, सौंदर्य एवं प्रेम। ये सौंदर्य एवं प्रेम जो है ये छायावाद की आपकी विशेषता है। आगे देखते हैं मित्रों, इसमें अगला प्रश्न है 5वां मित्रों, द्विवेदी युग की कृति कौन सी है? तो अब इसमें देखिए, द्विवेदी युग की कृति कौन सी हो सकती है आप बताइए। यहाँ पे जो आपका भग्नदूत है, ये भग्नदूत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है, जो कि प्रयोगवाद के हैं। और रसवंती आपका जो है ये है दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का। और ये जो है प्रगतिवाद के हैं, अर्थात ये प्रगतिवाद के हैं। और दूसरा ये जो आपका चित्राधार है, ये चित्राधार आपका जयशंकर प्रसाद का है। और आपको पता ही होगा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं। और ये जो आपका द्वापर जो है ये सही उत्तर है,
अर्थात ये द्वापर आपका सही उत्तर है और द्वापर द्विवेदी युग का है। और द्वापर के जो लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अर्थात मैथिली शरण गुप्त का भी अगर कभी पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के जो हैं लेखक हैं, तो आप क्या उसको लिखेंगे, वो द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग के। और उनकी ये जो कृति है द्वापर उसी युग की है, द्विवेदी युग की है। तो अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए द्वापर रचना किसकी है। तो द्वापर रचना आपका सही उत्तर इसमें दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त जी की है। द्वापर रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। आगे देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से शुक्ल जी की कृति कौन सी है। इसमें शुक्ल जी अर्थात शुक्ल जी का पूरा नाम आपको पता ही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एकदम आसान है रसमीमांसा, ये सबको याद होगा। रसमीमांसा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। जो और आगे देखते हैं मित्रों। और पुरस्कार जो है आपका, ये आपका जयशंकर प्रसाद का है, पता ही है आप लोगों को। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का है। बात पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है, जो आपके लेसन में है। बात माही बात गाद करामात उसमें दिया हुआ है आप लोगों का, जिसमें वो लाइन दिया हुआ है वो किसमें है, बात में है। और उसके जो लेखक हैं वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। पुरस्कार के लेखक है जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पे युगांधर नहीं होगा, युगधारा होगा। युगधारा जो है नागार्जुन का है। युगधारा जो कृति है वो नागार्जुन की है। इसमें युगांधर गलत दिया हुआ है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। युगांधर इसमें गलत दिया हुआ है, युगांधर नहीं बल्कि युगधारा होगा मित्रों, युगधारा। इसको सही आप लोग कर लीजिएगा, युगधारा होगा। मैं लिख भी देता हूँ, अगर आप लोग इसको अच्छे से ये कर लीजिएगा। और इसे लिखने में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन आप लोग जो है युगधारा इसको उतार लीजिएगा। यहाँ पे युगांधर नहीं युगधारा होगा। और युगधारा के जो लेखक हैं वो नागार्जुन जी हैं। आगे देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कि सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था। और आपको पता ही होगा, जो सुग्रीव और जो है बाली थे, दोनों भाई थे। तो सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। और ये आपके मित्रता पाठ में दिया गया है। मित्रता जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप लोगों के में लेसन है हिंदी में, कक्षा 10वीं में, उसमें दिया गया है कि राम जी ने जो है सुग्रीव ने राम जी का पल्ला पकड़ा था। आगे देखते हैं मित्रों। उसके बाद 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें अजात शत्रु है, ये सही आंसर है। और नाटक है ये। हालांकि जयशंकर प्रसाद का तो झरना भी है, आंसू भी है, आकाशदीप भी है, लेकिन नाटक पूछा हुआ है, नाटक। तो नाटक इसमें जो है वो है आपका अजात शत्रु। बाकी झरना जो है ये काव्य है, कविता है। आंसू भी आपका कविता है। और जो आकाशदीप है ये कहानी है मित्रों। अजात शत्रु नाटक है, इसको टिक लगा लीजिएगा आप। और प्रश्न को ऐसे ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि चारों तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, आखिर ये तो इसमें कौन सा लगाएं। तो इसको ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा नाटक, आपको लिखा होगा इसमें नाटक। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें नाटक पूछ रहा है, अर्थात हमको बताना है कि इन चारों में से नाटक कौन है। बाकी आकाशदीप कहानी है, आंसू कविता है, झरना कविता है। तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, अजात शत्रु जो है वो नाटक है। अगला देखते हैं मित्रों। बहुत ही आसान प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो सभी को पता है कि पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है आपका स्क्रीन पर, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। देखिए 12वां प्रश्न आपके जीवन परिचय से उठा लिया, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी मित्रों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परशुराम ने सेवक किसे कहा है। परशुराम ने सेवक किसे कहा है। तो सेवक वही जो करे सेवकाई, परशुराम ने क्रोध में आकर कहा था ये बात। हालांकि ये CBSE बोर्ड का जो है सिलेबस है, लेकिन आप लोगों में दे दिया गया है, फिर भी आप लोग जान लें। और बहुत ही आसान भी है, इसको समझने में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल कोई भी समझ सकता है कि परशुराम ने सेवक किसे कहा होगा। तो जो सम्मान करता है वो अर्थात सम्मानित हो जाएगा। जो आज्ञा का पालन करे वो जो है आपका आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी हो जाएगा। और जो सेवा करे वो सेवक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो सेवा करे वो सेवक हो जाएगा, यही सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। 14वां जो प्रश्न है आपका,
ये आपके स्क्रीन पर है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके जो है कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ये रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम खान उनका नाम था, वास्तविक नाम। आगे देखते हैं मित्रों, 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सतसई किसकी रचना है? सतसई बिहारी लाल जी की रचना है। इसको आप लोग समझ लीजिए, इसको जान लीजिए, याद कर लीजिए और लिख लीजिए। 16वां और बहुत 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 ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कालिंदी किसका नाम है? कालिंदी किसका नाम है मित्रों? यमुना यहाँ पर दिया हुआ है। और आप लोग अगर यहाँ पर टिक नहीं भी लगाया रहता तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो खग हूँ तो बसेरो करऊँ, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और पाहन हूँ तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, पाहन हूँ तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। अर्थात कहना चाहते हैं कि पाहन हूँ, अगर मैं पत्थर बनूं, पाहन मतलब पत्थर, हूँ मतलब मैं, अर्थात मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी को, अर्थात उसी पर्वत का, जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण, अर्थात जिसको इंद्र के विरुद्ध में जो है धारण कर लिया था छत्र के समान, अर्थात जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के विरुद्ध में छत्र के समान पर्वत को ही उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और पूरे वृंदावन की रक्षा की थी। तो इस प्रकार से अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। और अगर मैं पक्षी बनूं, अर्थात मैं अगर खग बनूं या पक्षी बनूं तो उसी कालिंदी के किनारे पर जाकर उसी कदम्ब के पेड़ पर बनूं। इस प्रकार से आपको पता हो जाना चाहिए कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कालिंदी का मतलब यमुना था। आपको व्याख्या में समझाया गया होगा और मैं अपने प्लेलिस्ट में पढ़ा चुका हूं। जो लोग नहीं पढ़े होंगे जा करके पढ़ सकते हैं मित्रों। आगे देखते हैं, 17वां प्रश्न आपका है, किसका बचपन का नाम गुसाई दत्त था? ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसका बचपन का नाम गुसाई दत्त था? सुमित्रा नंदन पंत जी का बचपन का नाम गुसाई दत्त था। जो लोग अच्छे से जीवन परिचय पढ़े होंगे उनको ये पता होगा। आगे देखते हैं मित्रों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 18वां, भाल शब्द का अर्थ क्या है? भाल शब्द का अर्थ सबको पता होगा, यहाँ लिखा भी है मस्तक, मस्तक या माथा, जो आपका माथा होता है ना, फोरहेड, उसी को भाल कहते हैं। और आप लोगों के लेसन वन पथ पर जो तुलसीदास जी का है धनुष भंग के बाद, उसमें दिया गया है, अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवै, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवै। अर्थात झलकी मतलब झलक उठी, भरी भाल कनी जल की, भरी मतलब भर के, भाल मतलब मस्तक पर अर्थात माथे पर, कणी मतलब कण, जल की अर्थात जल के छोटे छोटे कण, जो है कि पसीने के छोटे छोटे टुकड़े जो है मस्तक पर झलक उठे। और पुट सूख गए मधुरा धरवै, पुट सूख गए मतलब उनके होठों के दोनों संपुट सूख गए, मधुराधर मतलब मधुर धन अधर, अर्थात मधुर होठों के दोनों संपुट जो थे वो सूख गए। तो यही कहते हैं कि झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वै। तो ये था आपका वन पथ पर में उसका वर्णन किया गया है। और उसमें भाल का मतलब होता है मस्तक। मैं समझाने के लिए उसमें जाके बता दिया हूँ आपको। आगे देखते हैं मित्रों, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निशाकर शब्द का पर्याय है। पर्याय मतलब पर्यायवाची है। पर्यायवाची कौन सा है भैया? निशाकर का। निशाकर का, निशा माने अलग अलग करके देख लीजिए, निशा माने रात्रि, आकर माने करने वाला, रात्रि करने वाला अर्थात रात करने वाला। रात करने वाला कौन है? सूर्य तो रात करेगा नहीं, पृथ्वी रात करेगी नहीं करेगी, आकाश करेगा नहीं करेगा, चंद्रमा। चंद्रमा जब आता है तो बिल्कुल रात्रि छा जाती। इस प्रकार से निशाकर कौन करेगा? तो निशाकर चंद्रमा। इस प्रकार से आपको समझ जाना चाहिए कि निशाकर किसका पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सरिता का पर्यायवाची है। सरिता का पर्यायवाची वृक्ष नहीं होगा, परमात्मा नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, नदी होगा। नदी। सरिता का पर्यायवाची क्या है? नदी है। जिसका नाम सरिता होगा वो भी जान ले कि उनके नाम का पर्यायवाची नदी होता है। अगला देखते हैं, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन हो मित्रों, बधाई हो, आप लोग खंड ख पर आ चुके हैं। खंड क के 20 प्रश्न आपने सॉल्व कर दिए, आपको 20 नंबर मिल गए। अब देखते हैं हम लोग खंड ख के प्रश्न।
21वां निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अब भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। इसका देखते हैं मित्रों, ये गद्यांश दिया है मित्रों। गद्यांश जो है आप लोगों के समझ में आ गया होगा जब मैं इस गद्यांश को पढ़ा होऊंगा। और गद्यांश का उत्तर आपको पता ही है कि गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में से ही देते हैं, उसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है मित्रों। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको पता होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के जो है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपके बुक में इसको दिया गया है, आप लोग पढ़े होंगे अपने विद्यालय में या कहीं पर भी, हमारे प्लेलिस्ट में भी इसको पढ़ा दिया गया है, जाकर के आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर कहीं भी कोई रेखा अंकित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर इसका पूरे का व्याख्या करने के लिए आ जाए तभी आप आराम से कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है। आप कैसे लिखेंगे? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो शब्द हैं उनके अर्थ चेंज कर देंगे आप, तब भी इसका जो है व्याख्या हो जाएगा, क्योंकि यह कविता तो है नहीं कि बहुत डीप में जाकर इसका अर्थ बताना होगा और एक लाइन का कई लाइन में उसका अर्थ देना होगा। ये है आपका कहानी, गद्य है। और गद्य के पोर्शन में मात्र आप जो है, जैसे अभिलाषा है तो इसका इच्छा कर दीजिए, अभिलाषा इच्छा भी उसका पर्यायवाची ही है, और प्रयत्न अर्थात प्रयास कर दीजिए। अर्थात एक एक शब्द का अर्थ अलग अलग थोड़ा चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो उस प्रकार से भी आपका व्याख्या आराम से आप कर लेंगे। जो कभी व्याख्या नहीं किया होगा वो बालक भी आराम से कर सकता है। आगे देखते हैं मित्रों। व्याख्या का मतलब ही होता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर और विस्तृत ढंग से लिख देना, थोड़ा विस्तार से लिख देना उसको, वही होता है व्याख्या। आगे देखते हैं मित्रों। अब देखिए तो गद्यांश था, अब पद्यांश आ गया। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, चाहे प्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे ईयरली एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, सब में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। 22वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ सहित संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। एकदम आसान प्रश्न है मित्रों, आप लोग पढ़े होंगे और मैंने इसको बहुत सुंदर तरीके से अपने प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है, बहुत बेहतरीन ढंग से। ये जो है आप जाके सर्च कीजिए, हमारे चैनल का नाम श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी, और उस चैनल में जाकर के और आराम से आप इस लेसन को आप देख सकते हैं। ये धनुष भंग से लिया गया है और वहाँ पर जाकर आप देखिए, इसमें लिखा है कि प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, और उसके बाद यहाँ पे ताहात गलत लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे ताहात नहीं खेलत होगा मित्रों, खेलत खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। इसको हम जो है आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि प्रभु ही चिताई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। उसके बाद खेलत मनसी जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। तो इसमें जो है इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो संदर्भ आप आसानी से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के जो है बाल कांड से उद्गृत धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है तथा उसके कवि जो हैं, उसके कवि तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार से संदर्भ लिख देंगे आप। प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि इसमें सीता जी के स्वयंवर में उनकी बेचैनी अर्थात उनकी परेशानी के बारे में वर्णन किया गया है। और प्रसंग में मात्र दो ही चीज़ लिखते हैं कि किसके द्वारा वर्णन किया गया है और किसके बारे में वर्णन किया गया है। एकदम आसान है मित्रों। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है सीता जी जो हैं वो बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही एक प्रकार से समस्याग्रस्त हैं, बहुत ही सोच में है, संकोच में है कि हमारा किससे स्वयंवर हो जाएगा, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ दें। वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हैं इसके लिए। तो इस प्रकार से इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो प्रसंग हो जाएगा वो, और व्याख्या संदर्भ बता दिया, प्रसंग बता दिया, व्याख्या आप लोग जान लीजिए। तो प्रभु ही चितई, कभी प्रभु को देखती हैं, अर्थात प्रभु ही मतलब प्रभु को, भगवान श्री राम को, चितई मतलब देखती हैं, पुनि माने पुनः, चितव माने देखती हैं, मही माने पृथ्वी को, अर्थात कभी भगवान श्री राम को देखती हैं तो पुनः फिर पृथ्वी की तरफ देखती हैं, बहुत ही बेचैन हैं। राजत लोचन लोल, और इस प्रकार से राजत माने सुशोभित होते हैं, लोचन माने नेत्र, लोल माने चंचल, अर्थात उनके चंचल नेत्र इस प्रकार से बहुत ही सुशोभित होते हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, खेलत मतलब इस ऐसा प्रतीत होता है जैसे खेल रहे हों। मनसिज माने कामदेव के, मनसिज माने मनसी माने मन से, और जो माने उत्पन्न होने वाला,
जैसे जलज होता है ना, तो जल में उत्पन्न होने वाला कौन होता है? कमल। इसी प्रकार से मनसिज माने मन से उत्पन्न होने वाला कौन है? कामदेव। इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव की मीन जुग, जुग माने जुड़ुआ, मीन माने मछलियाँ, अर्थात कामदेव की 2 जुड़ुआ मछलियाँ जो हैं वो खेल रही हों, कामदेव की 2 जुड़ुआ मछलियाँ खेल रही हों। जनु विधु मंडल डोल, विधु माने चंद्रमा, मंडल माने मंडल, डोल माने जो डोल होता है, डोल, डोल आप लोग समझ सकते हैं डोल कैसा होता है। डोल तो डोल जो है डोली के समान होता है, ऐसा होता है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा ऐसा होगा, तो ये डोल है। और इसमें जो है ये मान लीजिए कि ये डोल है विधुमंडल, अर्थात चंद्रमा इसी आकार का होता है, कुछ कुछ ऐसा ही आकार का होता है। तो चंद्र मंडल के समान डोल में ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमंडल के समान डोल में कामदेव की 2 जुड़ुआ मछलियाँ उसमें क्या कर रही हों? खेल रही हों। ऐसे 2 जुड़ुआ मछलियाँ उसमें खेल रही हों, उनकी आँखों को, उनके नेत्रों को देख के ऐसा प्रतीत होता है। आगे देखते हैं मित्रों 23वां। अब तो ये आपका हो गया होगा, व्याख्या हो गया, लेकिन काव्यगत सौंदर्य आप इसमें लिखेंगे। रस जो है वो, इसमें रस आपका श्रृंगार रस आ जाएगा, इसमें जो है श्रृंगार रस है। और छंद जो है वो आपका दोहा है। और अलंकार जो आपका है इसमें जनु दिया हुआ है ना, तो जनु है जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। अगर कहीं भी आपको मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु दिख जाए तो आप तुरंत समझिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पे जनु आपको दिख गया ना, जनु, जनु दिख गया तो आप समझ जाइए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद देखिए मित्रों, लेकिन इसमें रूपक अलंकार भी है। विधु मंडल, विधु मंडल डोल, चंद्रमा को मंडल, डोल के समान मंडल, अर्थात चंद्रमा को डोल बना दिया गया है, एकदम उसका रूप दे दिया गया है। इस प्रकार से इसमें रूपक भी है और उत्प्रेक्षा भी है। तो आपका काव्यगत सौंदर्य भी क्लियर हुआ। अब देखते हैं मित्रों आगे 23वां का क, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मित्रों। देखिए आप लोग, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका जो है आप लोग सबसे पहले तो इसका संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत का गद्यांश हमारी जो है संस्कृत दिग्दर्शिका अर्थात हिंदी पाठ्य पुस्तक से प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। ये प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है, इसको आप लोग लिख लेंगे। और जो है इसके बाद इसका हिंदी अर्थ देखते हैं मित्रों बिना देरी किए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नागरिक बहुकाल यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकाया उत्तरम धातु समर्थन अभवत, अर्थात यहाँ पर देखिए सबसे पहले अचिंतयत के यहाँ तक देखिए। नागरिक बहुकाल यावत अचिंतयत परम, अचिंतयत अर्थात नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, अचिंतयत मतलब सोचता रहा। परम प्रहेलिका या उत्तरम धातु समर्थन अभवत, परम मतलब परंतु, प्रहेलिका मतलब पहेली का, उत्तरम धातु उत्तर देने में, समर्थन अभवत अर्थात समर्थ नहीं हो सका, उत्तर नहीं दे सका। अतः ग्रामीणम, अतः ग्रामीणम जो है यहाँ पे अपवित होगा, अप्रवित, यहाँ पे अत नहीं होगा, अप्रवित होगा। अतः ग्रामीणम अप्रवित, अतः ग्रामीण से बोला, जब वो उत्तर पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सका तो इस प्रकार से फिर वह क्या करता है, ग्रामीण से बोला, क्या बोला, अहम अस्याह प्रहेलिकाया उत्तर न जाए, अर्थात अहम अस्याह प्रहेलिकाया उत्तर न ज्ञायते, यहाँ पे होगा जाए नहीं होगा, ज्ञायते होगा। मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। उसने कहा कि अहम, अहम माने मैं, अस्याह मतलब इस, प्रहेलिकाया मतलब पहेली का, उत्तर न ज्ञायते उत्तर नहीं जानता हूँ। उसके बाद क्या कहता है, इदम श्रुत्वा ग्रामीणे अकथयत, इदम श्रुत्वा ग्रामीणे अकथयत। उसके बाद क्या होता है, यह सुनकर ग्रामीण ने बोला, यह सुनकर ग्रामीण ने बोला, यदि भवान उत्तर न जानाती, यदि भवान उत्तर न जानाती, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरही ददातु 10 रुपये काणी, तरही यहाँ पे होगा, तरही, तरही होगा, ताह नहीं होगा, तरही ददातु 10 रुपये काणी, तो हमें 10 रुपये दे दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण, अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रुपयकाणि दत्तानि। अतः म्लान मुख, म्लान मुख मतलब मुरझाया हुआ मुख, अर्थात मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए, अर्थात वो 10 रुपये उसको क्या कर देता है, दे देता है। तो इस प्रकार से आपका इसका हिंदी का अनुवाद भी पूर्ण हुआ। आगे देखते हैं मित्रों, संस्कृत का गद्यांश दिया था, अब संस्कृत का पद्यांश है। अगला आपके स्क्रीन पर प्रश्न जो है ख वाला बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ अफदो दिया हुआ है, अफदो नहीं होगा, अपदो, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च या जानाति स पंडितः, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, इसके अर्थ को आप लोग ध्यान से देखिए मित्रों।
यहाँ पर लिखा हुआ है अपदो दूरगामी। अपदो दूरगामी मतलब जिसके पैर नहीं हैं फिर भी दूर जाने वाला है। अपदो मतलब अ माने बिना, अपदो माने पैर के, अर्थात बिना पैरों के दूर जाने वाला है, जिसके पैर नहीं हैं परंतु दूर जाने वाला है। च माने और, साक्षरो न च पंडितः, साक्षरो न च पंडितः, उसके बाद साक्षर है परंतु पंडित नहीं है। देखिए आप लिखा हुआ साक्षरों मतलब साक्षर है, न च लेकिन नहीं है, पंडिता मतलब पंडित, साक्षर है परंतु पंडित नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता, अमुखः मतलब बिना मुख के, मुख नहीं है परंतु स्पष्ट और बहुत बोलने वाला है। स्फुट वक्ता मतलब स्पष्ट बोलने वाला है और बहुत बोलने वाला। मुख मतलब बिना मुख के, अर्थात मुख नहीं है परंतु बहुत बोलने वाला और स्पष्ट बोलने वाला है। च या जानाति स पंडितः, उसके बाद क्या बोला है, यो जानाति यहाँ पे होगा, यो जानाति स पंडितः, जो इसे जानता है वही पंडित है। जो इसे जानता है, या जानाति जो इसे जानता है, स पंडितः वही पंडित है, जो इसे जानता है वही पंडित है। तो हो गया इसका व्याख्या मित्रों। इसका संदर्भ में लिख लीजिएगा आपकी प्रस्तुत जो है पद्यांश, संस्कृत का पद्यांश हमारी संस्कृत हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से जो है इससे प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इसको आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं। इसको पूरा देखिएगा मित्रों आप लोग और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं मित्रों। और ये पूरा अगर देख लेंगे तो आपको मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट ये दूर हो जाएंगे इसमें, कि बहुत सारे प्रश्न तो फंसेंगे भी, और फंसने के अलावा आपके डाउट ये दूर हो जाएंगे कि पेपर कैसे आते हैं। पेपर ऐसे ही आते हैं मित्रों, एकदम सेट ऐसा ही किया जाता है पेपर को, अर्थात एग्जाम के पेपर को, और आप अच्छे से दे पाएंगे, लिख पाएंगे। इसके बाद देखते हैं 24वां का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आराम से इसका जीवन परिचय आप अपने किताब में से देखकर लिख सकते हैं, और इनकी रचनाओं के नाम भी मात्र 2 रचनाओं के नाम लिख दीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो कवियों का भी जीवन परिचय आप लिख लीजिएगा, किसी एक का, या तो तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, या तो महादेवी वर्मा का, या तो बिहारी लाल का, जिसका आपको पता होगा उसका जीवन परिचय लिखिएगा और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिख दीजिएगा। उसके आगे देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मित्रों, 25वां का क, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप देखिए 3, मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि 3 जो है आप श्लोक लर्न कर लीजिएगा, 3 श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा इसमें जो है 2 श्लोक आपको आता है अथवा करके उसका अर्थ लिखने के लिए, और तीसरा आप श्लोक याद किए रहेंगे तो 2 उसमें से कोई भी आएगा तो तीसरा आराम से आप जो है लिख सकते हैं। और हर साल जो है श्लोक आता है लिखने के लिए, ये जो है आपको हर साल लिखना पड़ता है। श्लोक 2 लाइन का होता है संस्कृत का, जो उसका काव्य होता है ना उसको याद कर लेंगे आप, वही श्लोक होता है। काव्य का 2 लाइन याद कर लीजिए, 2 लाइन अर्थात 6 लाइन याद कर लीजिए, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो श्लोक हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है अगला कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो किन्हीं 2 का लिख दीजिए, जैसे कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। उसके बाद पुरुराजः कः आसीत्, पुरुराजः कः आसीत्, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि पुरुराजः एकः भारत वीरः आसीत्। ये आप लोग पढ़े ही होंगे अपने जो है कि अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, जहाँ भी हो। और देखिए आगे 26वें का क देखिए मित्रों, 26वें का क दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इसको थोड़ा हमने बड़ा कर दिया ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। तो तत्सम मतलब क्या होता है भैया, तत्सम तद्भव आप लोग पढ़े होंगे। तत्सम माने संस्कृत में, हिंदी में दिया होगा उसको संस्कृत में बदल दीजिए। तत्सम, इसको आप लोग समझने का तरीका देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्सम हिंदी वाला होता है कि तद्भव हिंदी वाला होता है। तो तत्सम आप लोग ऐसे समझिए कि तत्सम में स आ रहा है तो ये संस्कृत वाला होता है, और तद्भव में द आ रहा है वो तो हिंदी वाला होता है। ऐसे आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से हमने बनाया है, मतलब एक प्रकार से अपने दिमाग से, तो आप लोग के में भी सेट हो जाएगा। ये आप लोग समझ सकते हैं कि तत्सम जो है अर्थात संस्कृत वाला स आ रहा है तो संस्कृत वाला है, ये संस्कृत में होता है। तत्सम में बदलना है माने संस्कृत में बदलना है, और अगर तद्भव में बदलना रहेगा तो हिंदी में बदलना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अटारी है और इसको तत्सम में बदलना है तो अटारी को संस्कृत में बदलना है, तो अटारी का अट्टालिका हो जाएगा। अटारी का क्या हो जाएगा मित्रों, तो आप लोग जान सकते हैं कि अटारी का जो है अट्टालिका हो जाएगा, और ऊँट का जो है उष्ट्र हो जाएगा, ऊँट का संस्कृत हो जाएगा, ऊँट का तत्सम हो जाएगा उष्ट्र। और कायर का जो है आपका हो जाएगा, कायर है ना यहाँ पे कायर, तो आप लोग लिख सकते हैं कायर को, इसमें जो है कायर का कातर हो जाएगा मित्रों, कातर, कायर का कातर हो जाएगा जो तत्सम रूप है, अर्थात कायर को संस्कृत में
तत्सम में हम कातर कहेंगे, ऊंट को उष्ट्र कहेंगे, अटारी को अट्टालिका कहेंगे और जीभ को जिह्वा कहेंगे। जिह्वा, जिह्वा आपको पता है ना, जिह्वा कैसे लिखते हैं, इस पे जो है लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जिह्वा, ठीक है ना, जिह्वा कहते हैं जीभ को। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये देखिए मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है। पर्यायवाची देखिए यहाँ पर है, चतुर का चालाक और पटु हो जाएगा, चतुर का चालाक और पटु, नारी का अबला और स्त्री हो जाएगा, कमल का जो है नारी का अबला और स्त्री हो जाएगा, और कमल का जो है जलज हो जाएगा, और पंकज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। एकदम आसान है, कमल का तो बिल्कुल आसान है, आपके लिए ट्रिक के साथ बता दूं आपको। जलज, किसी भी पानी के पर्यायवाची के अंत में, किसी भी पानी के पर्यायवाची के शब्द के अंत में आप ज लगा दीजिए, वो कमल बन जाएगा। ज माने होता है उत्पन्न होने वाला, तो जलज जल में उत्पन्न होने वाला कमल, पंकज पंक माने कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। उसके बाद आपका सरोज, तो उसका मतलब यो, नीरज मतलब यो ही हो जाएगा, नीर माने पानी और उसमें जो लगा दिया आप, तो पानी में उत्पन्न होने वाला, नीरज माने कमल। तो कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हो जाएंगे, जितने आपके जल के हो जाएंगे उतने ही कमल के भी हो जाएंगे। बस उसके अंत में, जल वाले के अंत में जो लगा दीजिए, कमल बन जाता है। ईश्वर का तो परमात्मा हो जाएगा, आपका भगवान हो जाएगा, प्रभु हो जाएगा, ये सारी पर्यायवाची जो है ईश्वर के हो जाएंगे। अगला देखते हैं। वैसे हम एक पर्यायवाची का ट्रिक के साथ वीडियो मैं आप लोगों को बनाऊंगा और जो है यूट्यूब पर डालूंगा, ताकि आप लोग उसको देखें, और एक बार देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए। अब हमको उम्मीद है कि कमल का कभी नहीं भूलेंगे। पानी के शब्द के अंत में ज लगा दीजिए, कमल हो जाता है। किसी भी पानी के पर्यायवाची के अंत में ज लगा दीजिए, कमल हो जाएगा। और द लगा देंगे तो बादल हो जाएगा, देने वाला। जल द, जल देने वाला कौन होता है, बादल। द लगा दिए बादल हो गया, ज लगा दिए कमल हो गया। गजब, मजा आ गया। आगे देखिए आप लोग मित्रों, अगला जो है आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर गौ वाला, कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अब बस थोड़ा सा ही है मित्रों, बहुत ज़्यादा नहीं है, अब समाप्त होने वाला है। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो इसमें अपठत, यहाँ पे आपका है अपठतम, अपठतम। तो अपठतम का क्या हो जाएगा, अपठतम आपका किस धातु का है, तो अपठतम आपका यहाँ पर अपठतम पठ धातु का है, लंग लकार है, लकार जो है लंग है इसमें, अपठतम में लकार लंग है, और जो है धातु पठ धातु है, और प्रथम पुरुष है, और एक वचन है, वचन जो है एक वचन है। और पठसी में आपका पठ धातु है, लट लकार है, मध्यम जो है पुरुष है, और एक वचन है। मध्यम पुरुष, एक वचन, लट लकार और पठ धातु। हससी में आपके, हससी में जो है ये आपका हस धातु है, लट लकार है, और मध्यम पुरुष है, और एक वचन है। और हसाव में, हसाव, हससी हो गया आपका, और हसाव में देख लीजिए मित्रों, इसमें हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ये हो गया आपका। और अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मित्रों, कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किसी भी दो का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इसमें मैं लगभग सबका ही करा देता हूँ, आप लोग दो का करेंगे अपने पेपर में। विक्रम परोपकारी राजा था, तो इसका हो जाएगा विक्रमः परोपकारी राजा आसीत। आज वर्षा नहीं होगी, आज वर्षा नहीं होगी, अद्यम वर्षा न भविष्यति, अद्यम वर्षा न भविष्यति। बड़ों का सम्मान करो, तो इसमें हो जाएगा वयम गुरुजनानाम सम्मान, सम्मानीय वयम। और उसके बाद चौथा जो आपका है, फूल वसंत में खिलते हैं, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन में है, लेकिन इन सब का एकदम क्लियर है कि अद्यम वर्षा न भविष्यति और विक्रम परोपकारी राजा आसीत, और जो है फूल वसंत में खिलते हैं, तो इसका हो जाएगा पुष्पा वसंते विकसंती, पुष्पा वसंते विकसंती, यही हो जाएगा। हाँ, पुष्पा वसंते विकसंती। अगला देखते हैं मित्रों, आपका सबसे महत्वपूर्ण और हर वर्ष आने वाले प्रश्न हैं ये निबंध जो हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप एकदम बढ़िया से प्रस्तावना लिख करके, फिर उसके निबंध में कई हेडिंग्स डाल करके उसके उपयोग दुरुपयोग और सारी चीज़ें, उसके लाभ, उसकी हानियाँ, और उसका लास्ट में आप जो है उसका कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष लिखेंगे। उसके बाद आपका निबंध परिपूर्ण होगा और आप 6 नंबर पा जाएंगे। आगे देखते हैं मित्रों, सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी और हर साल आने वाला, हर वर्ष पूछा जाने वाला, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उनकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो आप किस जिले के हैं, आप अपने जिले का खंड काव्य देख लीजिएगा। वैसे हर जिले का खंड काव्य मैं
हर जिले के हिसाब से मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, उसको जाकर आप देख लेंगे कि किस जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। आजमगढ़ में, मऊ में, गाजीपुर में, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा खंडकाव्य चलता है, बनारस में, लखनऊ में, कहाँ के यहाँ आप हैं, वहाँ पे हर जगह का, हर जिले का अलग अलग खंडकाव्य निर्धारित किया गया है। तो उस जिले का वही खंडकाव्य उस जिले के बच्चे पढ़ते हैं। यह नहीं कि अगर आपके जिले का अग्र पूजा है तो आप जो है जा करके दूसरा कोई मुकुल पढ़ेंगे आप, या कोई दूसरा पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप। जो आपके ज़िला का होगा वही खंडकाव्य पढ़ेंगे, और मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दूंगा हर ज़िले का, पूरा 75 जिलों का डाल दूंगा मैं, और आप आसानी से जा करके वहाँ पे आराम से देख लेंगे कि हमारे ज़िले का कौन सा खंडकाव्य है। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।